नमस्कार। बीएससी फाइनल ईयर में अपन पढ़ रहे थे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पिछली क्लास में अपन ने एक एक करके लिया था। टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, डीसिल्डिंग, सिल्डिंग इफेक्ट, उसके बाद में केमिकल शिफ्ट क्या होता है और केमिकल शिफ्ट का डीसिल्डिंग और सिल्डिंग से क्या रिलेशन है। अब इस क्लास में अपन इस क्लास में पढ़ेंगे नाइसोट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है और ये एल्काइन, बेंजीन, एल्डिहाइड के लिए किस तरह से अपन लेते हैं। जेजे कपलिंग क्या होती है। कंपाउंडिंग आइडेंटिफिकेशन बाय एनएमआर, यानी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा किसी भी यौगिक का आइडेंटिफिकेशन, यौगिक की पहचान किस तरह से की जाती है। नाइसोट्रोपिक प्रभाव चुंबकीय विषमदर्शकता या स्पेस स्पेक्ट या दिक् प्रभाव क्या होता है। बाह्य इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण से नाभिक के चारों ओर एक प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो यदि प्रोटॉन के लिए प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत है तो प्रभावित चुंबकीय क्षेत्र का मान कम कर देगा, अर्थात प्रोटॉन विपरिरक्षित हो जाएगा। यदि B0 और प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र दोनों समान दिशा में है तो प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा और प्रोटॉन परिसीमित या शिल्डिंग इफेक्ट शो करेगा। प्रोटॉन के परिरक्षण व विपरिरक्षण उसकी स्थिति और उसके दिक् विन्यास पर निर्भर करता है। इसे विषमदैशिक प्रभाव कहते हैं। यह प्रभाव दो प्रकार का होता है, प्रतिचुंबकीय विषमदैशिकता और चुंबकीय विषमदैशिकता। प्रतिचुंबकीय विषमदैशिकता डायमैग्नेटिक एंटीट्रॉपिक। जब प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र और प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो प्रोटॉन प्रतिकर्षण उत्पन्न करता है और एनएमआर संकेत उच्च क्षेत्र निम्न डेल्टा पर प्राप्त होता है। इसका एग्जाम्पल है एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एग्जाम्पल एसिटिलीन देखिए, इसके डायग्राम में किस तरह से C ट्रिपल बॉन्ड C, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की उत्पन्न रेखाएं हैं वो किस तरह से अग्रसर हो रही है वो इस डायग्राम में बताया हुआ है। एसिटिलीन में प्रतिचुंबकीय विषमदैशिकता, इसमें प्रोटॉन B0 देखिए, एक तरफ B0 है वो C ट्रिपल बॉन्ड C की दिशा में ही है और जो पाई बॉन्ड है उसके कारण से जो चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो रही है उसकी दिशा को शो किया गया है। इसमें प्रोटॉन की स्थिति इस प्रकार की होती है कि वह प्रेरित चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा ढक जाता है, अर्थात परिरक्षित हो जाता है और संकेत उच्च क्षेत्र निम्न डेल्टा में प्राप्त होते हैं। अब अपन लेते हैं सेकंड प्रकार, अनुचुंबकीय विषमदैशिकता, पैरामैग्नेटिक नाइसोट्रोपिक। जब प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र और प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही एक ही दिशा में होते हैं तो प्रोटॉन डिसिल्ड हो जाता है और ये संकेत निम्न क्षेत्र अर्थात उच्च डेल्टा में प्राप्त होता है। एग्जाम्पल है इसका बेंजीन। डायग्राम देखिए, बेंजीन की स्ट्रक्चर में जो प्रयुक्त क्षेत्र है और प्रेरित बल रेखाएं हैं दोनों ही एक ही दिशा में हो रही है, तो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण से चुंबकीय क्षेत्र और लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र जब एक ही दिशा में हो रहा है तो इस कारण से बेंजीन के संकेत, कल अपन ने बात की थी जैसे कि बेंजीन के जो संकेत होते हैं वो निम्न क्षेत्र या उच्च डेल्टा में अपने को प्राप्त होते हैं। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट का एग्जाम्पल है। अपन इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड
के अंदर देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र लगाया हुआ है उसकी दिशा और प्रेरित बल रेखाएं जो उत्पन्न हुई है उन दोनों की दिशा वो समान ही आ रही है। और जब समान आती है तो ये डी सिल्ड में हो जाएगा और निम्न क्षेत्र या उच्च डेल्टा में इसकी वैल्यू अपने को प्राप्त होगी। तो एल्डिहाइड और एरोमेटिक यौगिक दोनों में ही प्रेरित बल रेखाओं का क्षेत्र बाहर की ओर होता है, अर्थात ये डी सिल्ड रहते हैं। और डी सिल्ड रहने के कारण से इनके जो संकेत होते हैं वो निम्न क्षेत्र में या उच्च डेल्टा पर अपने को प्राप्त होते हैं। चक्रण संयुग्मन स्थिरांक जे एक प्रोटॉन के चक्रण की उनके निकटवर्ती प्रोटॉन के चक्रण से अन्योन्य क्रिया को चक्रण संयुग्मन या स्पिन स्पिन कपलिंग कहते हैं। युग्मन के लिए संकेतों का विपाटन n+1 नियम के अनुसार होता है। इसे तीव्रता के साथ निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। यदि n की वैल्यू 0 है तो n+1 आ जाएगा 1, यानी ये सिंगलेट के रूप में प्रदर्शित होगा। इसे s से प्रदर्शित करते हैं और इसकी तीव्रता का मान होता है 1। यदि n का मान 1 है तो शिखर की विविधता डबलेट के रूप में आएगी, d से शो करेंगे और इसकी तीव्रता होगी 1:1। यदि n की वैल्यू 2 हो तो n+1 से शिखर की विविधता आ जाएगी, पीक अपने को ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त होगा जिसकी तीव्रता होगी 1:2:1। यदि n की वैल्यू 3 हो तो ये आएगा, इसका मान 4 क्वाड्रेट के रूप में प्राप्त होगा 1:3:3:1। यदि n की वैल्यू 4 हो तो ये विविधता आएगी 5, यानी ये P क्विंटिटेन 1:4:6:4:1। यदि n का मान 5 हो तो ये इसकी वैल्यू आएगी 6, मल्टीप्लेट के रूप में प्राप्त होगा। इसका मान 1:5:10:10:5:1 के रूप में प्राप्त होगा। देखिए इस डायग्राम में जब अपने को 2 पीक्स प्राप्त होती है तो इन दोनों पीक्स जो एकदम निकटवर्ती है, पास पास की है, उन दोनों की बीच की दूरी को अपन J से यानी स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट से शो करते हैं। तो J आ जाएगा इस तरह से। फिर जो तीव्रता अपने पास आई थी सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, इस तरह से, तो देखिए इस डायग्राम से अपन शो कर सकते हैं। तो पहले एक साइक्लोहेक्सेन जैसी रिंग बनाई, फिर 2 जोड़ के तो 1:2:1 बन गया, फिर 3 तो 1:3:3:1 अनुपात आ जाएगा, फिर 4 इस तरह से रिंग हो तो 1:4:6:4:1, और ये भी 5 रिंग है तो 1:5:10:10:5:1। ये इस तरह से अपन इसे याद कर सकते हैं। जे युग्मन स्थिरांक मल्टीप्लेट के निकटतम 2 शिखरों के 2 केंद्रों की मध्य की दूरी होता है। सिस एल्कीन और ट्रांस एल्कीन में सिस एल्कीन के लिए जे का मान 5 से 14 हर्ट्ज के बीच में आता है और ट्रांस एल्कीन के लिए जे का मान 11 से 19 हर्ट्ज के बीच में आता है। तो ट्रांस के लिए इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। एनएमआर के द्वारा यौगिकों की पहचान। अपने सिलेबस में बीएससी के अंदर अलग अलग कंपाउंड दिए गए हैं, 10-12 कंपाउंड है। इन कंपाउंड के बारे में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से इसकी पहचान किस तरह से की जाती है, इसमें अपन अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे। एथिल ब्रोमाइड, एथिल अल्कोहल, एसीटोफिनॉन, एसिटाल्डिहाइड,
एक एक करके अपन इनके बारे में पढ़ेंगे। आज अपन अपनी क्लास में लेते हैं एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड अपन जानते हैं स्ट्रक्चर होती है CH3CH2Br। तो अब इसमें फर्स्ट क्या निकालना होता है, टाइप्स ऑफ प्रोटॉन। जितने टाइप्स के प्रोटॉन हैं उतने टाइप्स के संकेत अपने को प्राप्त होंगे, सिग्नल मिलेंगे। तो पहले देखिए Br से CH2 जुड़ा हुआ है, तो दो प्रकार का इन्वायरमेंट है, A और B अपने इसे नाम दे दिया। तो दो प्रकार का इन्वायरमेंट अलग अलग हाइड्रोजन का होने के कारण से CH2A दे दिया और CH3 को B। तो NMR कितने सिग्नल्स मिलेंगे अपने को, 2 सिग्नल मिलेंगे। अब अपन जानते हैं कि एक प्रोटॉन का एनवायरनमेंट दूसरे पास वाले प्रोटॉन के एनवायरनमेंट को प्रभावित करता है और इसमें स्पिन स्पिन कपलिंग होती है। तो कपलिंग के कारण से क्या होता है वो देखते हैं। CH3 के 3 प्रोटॉन CH2 के 2 प्रोटॉनों के एनवायरनमेंट को प्रभावित करेंगे। तो 3, तो क्या फॉर्मूला है अपने पास, n+1, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4। तो अपने को 1 मिलेगा क्वाड्रेट। और 3 हाइड्रोजन के एनवायरनमेंट को प्रभावित करता है, तो 2 + 1 3, यानी कि ट्रिपलेट। तो देखो 3 हाइड्रोजन के कारण से क्वाड्रेट मिलेगा और 2 हाइड्रोजन के कारण से ट्रिपलेट मिलेगा। अब डेल्टा की वैल्यू देखें तो 3 हाइड्रोजन के कारण से 1.7 प्राप्त होती है और 2 हाइड्रोजन के कारण से इसका मान 3.3 ppm प्राप्त होता है। अब ट्रिपलेट है तो इसकी तीव्रता होगी 1:2:1, यानी कि जो पीक अपने को प्राप्त होगी वो ट्रिपलेट के रूप में होगी। और ट्रिपलेट में भी अनुपात क्या चलेगा, 1:2:1। फिर देखो क्वाड्रेट में कितनी बनेगी अपने को, क्वाड्रेट में तीव्रता कैसे होती है, 1:3:3:3, यानी कि एक ही पीक अपने को एक सिग्नल 4 पीक के रूप में दिखाई देगा एथिल ब्रोमाइड का। यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से डायग्राम एनिमल स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्पेक्ट्रम शो करना है। किस तरह से करते हैं, TMS लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में TMS लेते हैं और TMS से पीक हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बनता है। नीचे डेल्टा की वैल्यू लिखते हैं 0 to 10 की तरफ। अब सिग्नल अपने को कहाँ मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपन पीक बनाते हैं। CH3 CH2Br है तो 2 हाइड्रोजन के कारण से क्वाड्रेट मिलेगा, 3 हाइड्रोजन के कारण से ट्रिपलेट मिलेगा। तो ट्रिपलेट का मतलब है तीव्रता होगी 1:2:1, यानी अपने को पीक बनानी है इस तरह से। क्वाड्रेट में 1:3:3:1 में इसे शो करना है। तो डायग्राम देखिए ध्यान से, 2 हाइड्रोजन के कारण से 4 पीक लेते हुए उनकी तीव्रता का अनुपात 1:3:3:1 रखते हुए 3 हाइड्रोजन के कारण से ट्रिपलेट बनते हुए और इसका अनुपात 1:2:1 रखते हुए डायग्राम को बनाना है। फिर अलग अलग एग्जाम्पल अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।